हेलो फ्रेंड्स, तो ये दिसंबर 2020 का ऑपरेटिंग सिस्टम का ही क्वेश्चन नंबर 1 का बी है। ए हमारा पहले ही कंप्लीट हो गया है, तो अब हम लोग बी देखेंगे जिसमें बैंकर्स एल्गोरिदम से क्वेश्चन है। A system contains 10 units of resource R1. The resource requirement of 3 user processes P1, P2, P3 can be summarized as. So this is the question. Question में ये क्या है, बैंकर्स एल्गोरिदम से है कि ये प्रोसेसेस है, यहाँ पे 3 प्रोसेस दिया हुआ है और एलोकेशन क्या क्या है, यानी कि करंट एलोकेशन दिया हुआ है कि क्वेश्चन में ये गिवन है और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है इस तीनों प्रोसेसेस के लिए वो गिवन है। और R1 रिसोर्स जो है, यहाँ पे एक ही रिसोर्स है जो कि R1, उस वो कितना कंटेन कर रहा है यूनिट को, तो 10 यूनिट को कंटेन कर रहा है, इतना गिवन है। अब हमें इसको बैंकर्स एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व करना है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर कि ये बैंकर्स एल्गोरिदम जो है ये कहाँ पे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है। तो बैंकर्स एल्गोरिदम जो है वो डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए यूज़ होता है। डेडलॉक अवॉइडेंस में यूज़ होता है या डेडलॉक डिटेक्शन में भी यूज़ होता है। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये डेडलॉक क्या होता है, राइट। तो डेडलॉक इज नथिंग बट अ सिचुएशन। डेडलॉक एक कंडीशन, एक सिचुएशन है कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज कीजिए कि ये एक रोड है, ठीक है, और यहाँ पे ये 1 वे ही है, यहाँ पे 2 वे सिस्टम नहीं है, लेट्स सपोज। और एक जो है एक पर्सन बाइक चला के इधर से भी आ रहा है और एक पर्सन जो है वो इसी रोड पर, इसी डायरेक्शन, इसी वाले 1 वे में इधर से भी आ रहा है। तो एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, ठीक है। लेकिन ना तो ये अपने बाइक को पीछे करने के लिए रेडी है और ना तो ये अपने बाइक को पीछे करने के लिए रेडी है, लेकिन दोनों को अपने अपने डेस्टिनेशन पे तो जाना ही है। इसको इधर जाना है एंड इसको इधर जाना है। तो डेडलॉक का मतलब क्या होता है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। डेडलॉक का मतलब क्या होता है कि जब एक प्रोसेस या एक से ज़्यादा प्रोसेस किसी भी सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन हो कि व्हेन 1 प्रोसेस और मोर देन 1 प्रोसेस आर वेटिंग ऑन हैपनिंग ऑन सम इवेंट, मतलब ऐसा इवेंट का वेट होता है जो कि होने ही नहीं वाला है। इसको वेट है ना कि ये अपना गाड़ी पीछे करेगा या ये इसको रास्ता खाली करके देगा ताकि ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए, और सेम एक्सपेक्टेशन इसको भी है, लेकिन ये होने वाला ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग डेडलॉक कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के लैंग्वेज में कैसे देखेंगे, लेट्स सपोज कि ये 2 प्रोसेस है P1 एंड P2, ठीक है। और ये जो P2 प्रोसेस है, ये R1 जो है वो रिसोर्स है, R1 रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है और R2 जो रिसोर्स है इसको क्या कर रहा है, एलोकेट कर रहा है। ये जो इस एरो से हम लोग शो करते हैं यहाँ पे, इसको एलोकेशन वाला साइन से शो करते हैं। और यहाँ पे जो ये R1 पे लोकेट हो रहा है, इट मीन्स कि ये इसको रिक्वेस्ट कर रहा है। तो क्या मतलब हुआ कि P2 जो एक हमारा प्रोसेस है, ये R1 रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है और होल्ड किसको कर रहा है, R2 को। और जो P1 हमारा रिसोर्स है, ये R1 जो हमारा रिसोर्स है इसको एलोकेट कर रहा है, यानी कि होल्ड कर रहा है, और R2 रिसोर्स को जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो गया कि ये एक को होल्ड कर रहा है और एक को रिक्वेस्ट कर रहा है, दोनों प्रोसेसेस, और दोनों में से कोई भी प्रोसेस उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए, यानी कि उसको रिलीज करने के लिए, किसी भी रिसोर्स को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन जब होता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक। तो डेडलॉक इज नथिंग बट अ सिचुएशन, ओके। तो अभी अगर हम लोग ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, ऑफकोर्स इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना होगा कि डेडलॉक क्या होता है और डेडलॉक के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। वो जो भी नेसेसरी कंडीशन है, 4 कंडीशन, वो पूरा फॉलो होना चाहिए उसमें, तभी वो डेडलॉक अकर होता है। फिर डेडलॉक को रिमूव करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस है, उसको, उस मेथड को क्या बोला जाता है, तो उसके लिए एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, वो सेपरेटली अलग बनाना होगा। अगर अभी हम लोग इसमें डिटेल में जाएंगे तो हमारा ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो अभी हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे आते हैं बिना
डिस्ट्रैक्ट हुए। तो बस ये मेरा कहने का ये मतलब था कि बैंकर्स एल्गोरिदम का ये क्वेश्चन है, और ये बैंकर्स एल्गोरिदम किस मेथड के लिए है, डेडलॉक अवॉइडेंस में यूज़ होता है या डेडलॉक डिटेक्शन में। तो ये हमें पता होना चाहिए कि डेडलॉक होता क्या है। ओके, सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। तो अभी हमारे क्वेश्चन में 3 प्रोसेसेस हैं और रिसोर्स जो है वो एक ही है जिसको R1 से डिनोट किया गया है, और गिवन है कि वो 10 यूनिट्स को कंटेन कर रहा है, और करंट एलोकेशन दिया हुआ है पर प्रोसेस वाइज, और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट भी दिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, उसके लिए हमें 2 और कॉलम बनाना होगा, एक करंट अवेलेबिलिटी का और एक रिमेनिंग नीड का। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो यहाँ पे हमें एलोकेशन दिया हुआ है कि P1 कितना एलोकेट कर रहा है, P2 कितना कर रहा है, P3 कितना कर रहा है, इसको हम एक सबको अगर सम अप कर लें, एक जोड़ लें। जैसे कि यहाँ पे हम ये R1 को ही शो कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक ही रिसोर्स है। हो सकता है कोई और क्वेश्चन हो जिसमें आपको 3 रिसोर्स हो या मोर देन 3 रिसोर्सेस हो, तो उस अकॉर्डिंग वो सॉल्व होगा, लेकिन जो कंसेप्ट है वो तो सबके लिए सिमिलर ही होगा। तो इस क्वेश्चन में जो है ये एक ही रिसोर्स है और हर प्रोसेस कितना एलोकेट कर रहा है और कितना इसका मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो गिवन है। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 8 आएगा, है ना। और जो रिसोर्स R1 जो है वो कितना कंटेन कर रहा है, 10 कंटेन कर रहा है, और एलोकेटेड कितना है, 8 जो है वो ऑलरेडी एलोकेट किया हुआ है 10 में से। तो अवेलेबल हमारा क्या होगा, अभी करंट अवेलेबिलिटी क्या होगा, जो हमारा टोटल है, ये हमारा टोटल है ना, गिवन ही है हमारे क्वेश्चन में, टोटल माइनस करंट एलोकेशन। टोटल माइनस एलोकेशन जो है वो माइनस करेंगे तो वही उसका जो डिफरेंस है वो हमारा अवेलेबिलिटी होगा। करंट अवेलेबिलिटी अभी क्या हो गई हमारा, 2 हो गया, है ना। 10 - 8 इज इक्वल्स 2। अब है कि रिमेनिंग नीड कैसे निकालेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि अवेलेबिलिटी इक्वल्स टोटल माइनस एलोकेशन। टोटल मीन्स रिसोर्स जो टोटल कंटेन कर रहा है यूनिट्स को वो, और माइनस एलोकेशन की कितना एलोकेट कर रहा है, और रिमेनिंग नीड क्या हो जाएगा, और रिमेनिंग नीड क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हमारा क्या है वो, और माइनस एलोकेशन क्या है वो। तो P1 का मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है 7, और एलोकेट क्या कितना कर रहा है 3, तो 7 - 3 क्या हो जाएगा 4, है ना। रिमेनिंग हमारा 4 हो जाएगा। अभी P2 में देखिए, P2 का मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है 3, और एलोकेशन क्या है 2, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, और 5 - 3 उसी तरीके से क्या हो जाएगा 2। तो ये रिमेनिंग नीड हमारा P1 का 4 आ गया, P2 का 1 आ गया, और P3 का 2 आ गया। अभी देखिए हमारा जो रिमेनिंग नीड है वो P1 का, तो अभी हम देख रहे हैं कि रिमेनिंग नीड में जो हमारा P1 का कितना है वो 4 है ना। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा करंट अवेलेबिलिटी क्या है। करंट जो अवेलेबल है हमारा वो कितना है 2 है, और हमें नीड कितना है 4 है। तो क्या हम रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकते हैं P1 का, नहीं कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फुलफिल करने के लिए या तो इसके इक्वल होना चाहिए या फिर इतना इससे कम होना चाहिए, तो ये नहीं कर सकते हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट पे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा P2 का जो है रिमेनिंग नीड क्या है 1 है, और हमारा अवेलेबल क्या है 2 है। तो क्या हम रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास तो 2 है और इसको तो 1 ही चाहिए, इसको बस ये तो बस एक ही मांग रहा है, तो हम फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो बनाएंगे वो सेफ सीक्वेंस बनता है एक। तो P2 जो है ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा जब इसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जा सकता है इसके रिमेनिंग नीड के अकॉर्डिंग, तो ये तो सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और ये रूल होता है कि जब भी कोई भी प्रोसेस सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा तो जो भी रिसोर्सेस ये एलोकेट कर रहा होगा वो उसको क्या करता है, रिलीज कर देता है। मतलब जो भी रिसोर्स वो होल्ड कर रहा था ना उसको वो रिलीज कर देता है आफ्टर टर्मिनेशन। तो देखिए P2 जो है वो कितना एलोकेट कर रहा था, 2 रिसोर्सेस को
जो है ये रिसोर्सेस में 2 यूनिट को एलोकेट कर रहा था, तो वो इसको रिलीज़ कर देगा। तो अब यहाँ पे रिलीज़ करेगा तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 + 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी 4 हो गया। तो अभी हमारा जो करेंट अवेलेबिलिटी है वो अब 2 नहीं रहा, कितना हो गया, 4 हो गया। और हमारा P2 जो है वो टर्मिनेट हो गया। तो सबसे पहले टर्मिनेट कौन हुआ, P2 हुआ। तो हम लोग सीक्वेंस में P2 को लिखे। ये सीक्वेंस वाइज देखते जाएंगे और सेफ सीक्वेंस जो है वो आपके अकॉर्डिंग बन सकता है, आगे पीछे भी ले सकते हो, लेकिन इसको ध्यान से बनाना होता है ताकि एक एक करके हम सबको इजीली ले पाएँ। तो पहले P2 तो टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट किस पे आएंगे, सीक्वेंस वाइज लेना है तो P3 पे आएंगे। P3 की रिमेनिंग नीड क्या है, 2 है। और हमारा करंट अवेलेबिलिटी क्या है, ये तो 4 है। आराम से रिक्वेस्ट फुलफिल हो सकता है। तो मतलब कि P3 जो है ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। और P3 टर्मिनेट हो जाएगा तो P3 कौन कितना एलोकेट कर रहा था, 3 यूनिट को एलोकेट कर रहा था रिसोर्स R1 में। तो ये जो 3 यूनिट था इसको P3 भी जो है वो रिलीज कर देगा। तो 4 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। अभी हमारा करंट अवेलेबिलिटी 4 भी नहीं रहा और वो 7 हो गया। अब अगेन जब हमारा यहाँ पे प्रोसेस ख़त्म हो गया तो फिर हम P1 से चेक करेंगे। तो अब हमें P1 में देखना है कि किसकी रिमेनिंग नीड क्या है, 4 है। और हमारा करंट अवेलेबल क्या है, कितना है, 7 है। तो क्या हम रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो 4 तो कम ही है ना, यहाँ पे तो इसके पास 7 है। ये तो हालांकि ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन अभी तो हमें 4 ही चाहिए, तो रिक्वेस्ट फुलफिल हो सकता है। तो मतलब ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, P1 भी टर्मिनेट हो जाएगा। और जब P1 टर्मिनेट होगा तो P1 कितना एलोकेट कर रहा था, 3 है ना। और 7 में आप 3 ऐड कर दोगे क्योंकि ये इसको रिलीज कर दिया। जैसे ही टर्मिनेट होता है तो whatever resources and whatever units resources allocated that will be released by the process, है ना, आफ्टर टर्मिनेशन। तो 7 में 3 आप ऐड कर दो, 10 हो जाएगा। अभी यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया है या नहीं। आपकी करंट अवेलेबिलिटी फाइनल क्या आ गई, 10 आ गई, है ना। ये आपका सेफ सीक्वेंस हो गया। करंट अवेलेबिलिटी आपकी 10 आ गई। और आप क्वेश्चन में देखिए आपको 10 ही गिवन था, तो टोटल कितना था, 10। और अभी आपका करंट अवेलेबिलिटी भी क्या आ गया, 10। तो क्या डेडलॉक यहाँ पे अकर हुआ, नहीं। डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए ही बैंकर्स एल्गोरिदम यूज होता है। अगर एक भी हमें मिल गया जो टर्मिनेट हो सकता है तो समझ जाइए कि डेडलॉक नहीं होगा इसमें। अगर सारे के सारे ग्रेटर ही होते, एक भी टर्मिनेट नहीं होता, तो फिर डेडलॉक इसमें अकर होता। सो दैट्स ऑल, दिस इज हाउ टू सॉल्व बैंकर्स एल्गोरिदम। थैंक यू।